नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की खास खबरों के साथ। पूर्वोत्तर के सियासी रण में उतरे पीएम मोदी ने की नागालैंड की रैली। कहा राज्य में विकास और विश्वास की लहर। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। कांग्रेस पर लगाया नॉर्थ ईस्ट को एटीएम मानने का आरोप। कहा सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि भ्रष्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। पीएम मोदी ने मेघालय के तुरा और शिलांग में भी की जनसभाएं। विपक्ष की निराशा पर कसा तंज। कहा विपक्ष कहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जनता कहे मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय मांगे बीजेपी सरकार का दिया नारा। शिलांग में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। पीएम मोदी ने कृषि और सहकारिता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा सरकार ने बढ़ाया कृषि बजट। हाल के वर्षों में हर बजट को कहा जाता है गांव, गरीब और किसान का बजट। कृषि सेक्टर में से जुड़ी चुनौतियों के खात्मे के बिना संपूर्ण विकास के लक्ष्य को बताया असंभव। कहा भारत के सहकारिता सेक्टर में नई क्रांति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का वर्किंग पेपर किया जारी। रिपोर्ट में कोविड प्रबंधन के सरकार के प्रयासों की सराहना। भारत के वैक्सीनेशन अभियान ने बचाई 34 लाख से अधिक लोगों की जान। सरकार के राहत पैकेजों से अर्थव्यवस्था को मिली गति। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ही जीत सकते हैं दुनिया का भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू हुई है 2 दिन की बैठक। खजुराहो में चल रही G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के औपचारिक सत्रों का हुआ समापन। बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चाएं। भारत सरकार के अथक प्रयास से विदेशों से भारत लाई गई 25 मूर्तियों की प्रदर्शनी G20 देशों के डेलीगेट के लिए रही आकर्षण का केंद्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे आरोप लगाने के लिए लगाई फटकार। कहा भाजपा नेता को झूठे तथ्यहीन आरोप लगाकर बदनाम करने की साजिश। बीजेपी नेता श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ लगाए आरोपों से जुड़े सारे कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए दिया 2 दिन का वक्त। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में फिर हुआ हंगामा। दोनों तरफ के पार्षदों के बीच चले जबरदस्त लात घूंसे। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बाद हुआ हंगामा। रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे। दोनों तरफ के अपने अपने दावे। हजारों लोगों की गई जान। लाखों लोग बेघर। लेकिन अब भी नहीं निकला समाधान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ शांति प्रस्ताव। रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान। भारत रहा मतदान से दूर। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी सभाओं ने दोनों राज्यों में चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। नागालैंड में पीएम मोदी की वेशभूषा और भाले ने खींचा सबका ध्यान, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को मेघालय की पारंपरिक गारो टोपी पहनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों ही राज्यों में चुनावी तपिश अपने शबाब पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड से की।
उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के साल 2014 के बाद अपनाए गए सोच और अप्रोच को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रा, रेल कनेक्टिविटी और विशेष तौर पर आदिवासी वंचितों के विकास के लिए भाजपा सरकार ने काम किया है। ये भाजपा सरकार ही है जो भेदभाव की राजनीति नहीं बल्कि सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल के दौरान नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हो या युवा, स्टार्टअप हो या स्पोर्ट्स, भाजपा रिलीजन और रीजन देखकर काम नहीं करती। उन्होंने उम्मीद जताई कि नागालैंड में जल्द ही शांति पूरी तरीके से स्थापित होगी। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है। 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आफ्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आफ्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के तुरा और शिलांग में जनसभाएं की। मेघालय में प्रधानमंत्री ने मेघालय मांगे बीजेपी सरकार का नारा दिया। तुरा में रैली के लिए मैदान नहीं देने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय की जनता ने मोदी को दिल में जगह दे रखी है। मेघालय के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के पास ही राज्य के विकास का विजन है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए भाजपा हमेशा समर्पित रही है। बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। शिलांग की जनसभा में विपक्ष की निराशा पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें देश ने नकार दिया, वे लोग मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलांग में जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में मेघालय के लोग अपने चहेते जननेता की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर खड़े नजर आए। कई जगहों पर मेघालय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के किनारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे। इससे पहले शिलांग पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के 3 स्वतंत्रता सेनानियों यू टिरोट सिंह, यू कियांग नांगवाह और पा तोगन संगमा को पुष्पांजलि भी अर्पित की। दीमापुर से नीरज सिंह, शिलांग से विशाल बैरिस्टो और तुरा से रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
एक तरफ पीएम मोदी ने रैलियां की तो बाकी दल भी प्रचार में जोर शोर से लगे हैं। सोमवार को मतदान होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों की कोशिश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की है। मेघालय और नागालैंड में प्रचार को अब केवल शनिवार का ही दिन रह गया है। ऐसे में सभी दलों का प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत बाकी क्षेत्रीय दल प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। मेघालय में तुरा की 2 सीटें, उत्तर तुरा और दक्षिण तुरा में सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर तुरा सीट पर कांग्रेस ने बिल्किड ए संगमा को टिकट दिया है। बहुकोणीय लड़ाई में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। मैंने बहुत कोशिश किया डेवलपमेंट लाने के लिए, उसी हिसाब से अभी भी पीपल हैव रियली लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मी, दे स्टिल हैव लॉट ऑफ फेथ इन मी। मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। नतीजों का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। नागालैंड चुनाव की बात करें तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार एक विधायक भी जदयू से चुना गया था। इस बार बिहार की तीनों पार्टियां जदयू, राजद और एलजेपी रामविलास नागालैंड के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू तो यहाँ किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। Already we have announced by our JDU National President Dalan Singh Ji. He already announced that post-poll alliance we can do with any party. नागालैंड के आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। आयोग का कहना है कि वो 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी चुनाव से जुड़ी जो भी तैयारियां होती हैं हम सारी पूरी कर चुके हैं। हमारे जो इलेक्शन के मशीन्स हैं उनकी कमीशनिंग हो गई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में भी सील की गई हैं। और जिसको जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी उसको विटनेस किया हुआ है। दोनों राज्यों में सभी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं, तो चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। नतीजे 2 मार्च को आएंगे। रमा त्यागी, नीरज सिंह और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अन्य खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 पिछले 8-9 वर्षों की तरह ही कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। इसमें तिलहन और खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कृषि और सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का कृषि बजट कई गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद कृषि और सहकारिता पर शुक्रवार को वेबिनार को संबोधित किया। सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला में यह दूसरा वेबिनार था। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हर बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट रहा है। 2014 में कृषि बजट जहां 25,000 करोड़ से कम था, वह आज बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है ताकि देश आत्मनिर्भर बने। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि कृषि उत्पादों के आयात में लगने वाला पैसा किसानों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब तक कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सफाया नहीं होगा, तब तक पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र में कर से संबंधित राहत दी गई है, जिससे विनिर्माण में लगी नई सहकारी समितियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र जिनमें पहले सहकारी समितियां नहीं थी, आज किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब
इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। बजट में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इसका फायदा उठाने की अपील की और साथ ही इस दिशा में और तेज रफ्तार से बढ़ने को कहा। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष में मोटा अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार का द्वार खोल रही है। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी कल बजट बाद वेबिनार की श्रृंखला में शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट बाद वेबिनार की श्रृंखला को संबोधित कर रहे हैं। शनिवार को इस कड़ी में पीएम मोदी शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2023 की घोषणाएं लागू करने के बारे में इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करते हुए शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी नीतियों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य नीतियों की पहचान करना है। इस दौरान 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट और टीचर्स ट्रेनिंग शामिल है। इस वेबिनार में अलग अलग विषयों पर सेशन का आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही शिक्षाविद और बाकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस दौरान सबसे ज्यादा जोर रोजगार और शिक्षा पर रहेगा। इस बात पर खास चर्चा होगी कि इस सेक्टर में प्रधानमंत्री के विजन को कैसे तेजी से लागू किया जाए। वेबिनार में अलग अलग सेक्टर्स पर प्रेजेंटेशन होगा और इस बात पर भी चर्चा होगी कि बजट में शिक्षा की घोषणाओं को तेज गति से और प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा,
सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और अब बात G20 बैठकों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सदस्य देशों के नेताओं से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दबाव से निपटने के लिए संपूर्ण समाधान खोजने की अपील की। G20 के तहत G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बेंगलुरु में बैठक में बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर है जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक के दौरान सभी हितधारकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक की शुरुआत तुर्की में आए प्रलयकारी भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संदेश में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता, भरोसा और वृद्धि प्रदान करना समूह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। Trust in international financial institutions has eroded. This is partly because they have been slow to reform themselves. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एक अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सदस्य देशों के नेताओं से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दबाव से निपटने के लिए संपूर्ण समाधान खोजने की अपील की। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. We will work closely with the Troika, the G20 membership, international organizations and guest countries to carry forward the exemplary work of G20 presidencies before us.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनिश्चितताओं से घिरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से समाधान करने का आह्वान किया। उन्होंने G20 देशों से वित्तीय स्थिरता के प्रति उत्पन्न होने वाले खतरों और ऋण संकट जैसी अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से समाधान ढूंढने पर जोर दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की गई। बैठक में 4 प्रमुख विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चाएं हुई। इस बैठक के दौरान G20 देशों से आने वाले डेलीगेट्स को न सिर्फ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के दीदार करवाए गए, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी भी कल यानी शनिवार की सुबह करवाई जाएगी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में चल रही G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के औपचारिक सत्रों का आज समापन हो गया। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुई। वो 4 विषय थे: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। सबकी एक सहमति बनी है कि अब हाई लेवल बातें हो गई हैं। अब हमारे विशेषज्ञों को वेबिनार्स के माध्यम से जो बिल्कुल सूक्ष्म स्तर के जो पहलू हैं, माइक्रो लेवल डिटेलिंग है, उस पे अब काम करना चाहिए। इस बैठक के दौरान उन 25 मूर्तियों की प्रदर्शनी G20 देशों के डेलीगेट्स के लिए आकर्षण का केंद्र रही, जिनको भारत सरकार ने अथक प्रयास से विदेशों से भारत लाया है। मेहमानों के इस दौरान खजुराहो के मंदिरों के दीदार भी कराए गए। खजुराहो अपने राजसी मंदिरों और विस्तृत मूर्तियों के लिए जाना जाता है। चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया था। इस बैठक के दौरान G20 देशों के डेलीगेट्स ने खजुराहो नृत्य महोत्सव के जरिए भारत की संस्कृति और विविधता को भी जाना। शुक्रवार को G20 डेलीगेट्स ने खजुराहो में स्थित आदिवर्त संग्रहालय में गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल एवं सहरिया सहित मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी जाना। I am here to represent the United States. For us, we agree with India that the #1 priority of this track should be the protection of cultural property and also the inclusive nature of the cultural economy. आदरणीय भारतीय दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रूसी हिंदी की दोस्ती जिंदाबाद। जय रूस, जय हिंद। इस बैठक के दौरान G20 देशों, आमंत्रित देशों और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के करीब 150 डेलीगेट्स ने भाग लिया। इस दौरान मेहमानों को मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन भी परोसे गए। शनिवार को पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए भी विदेशी मेहमानों को ले जाया जाएगा। G20 संस्कृति कार्य समूह की कुल 4 बैठकें होनी है। पहली बैठक खजुराहो में हुई तो अगली 2 बैठकें भुवनेश्वर और हम्पी में होंगी। बनारस में चौथी और अंतिम बैठक मंत्री स्तर की होगी। खजुराहो में आयोजित संस्कृति कार्य समूह की बैठक में जिन 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, वो सभी विषय न सिर्फ G20 देशों की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे, बल्कि आपस में साझा करने में भी सहयोग करेंगे। कैरन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, खजुराहो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्टैनफोर्ड द इंडिया डायलॉग में कहा है कि भारत ने वैक्सीनेशन अभियान चलाकर 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सक्रिय, पूर्वव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया। इस प्रकार कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 30 जनवरी को कोरोना अंतर्राष्ट्रीय चिंता दिवस घोषित किया है, लेकिन इससे बहुत पहले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ एक सकारात्मक कदम उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान छोटे उद्योगों को सहायता देने के लिए 1 करोड़ से अधिक MSME को सहायता दी गई, जिसके ऊपर 100.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा, जो कि GDP का लगभग 4.90% है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुरुआत से
प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद मिली। The national-wide vaccination campaign at an unprecedented scale. While the prime focus of the campaign was always on saving lives, it also yielded a positive economic impact by preventing the loss of $18.3 billion. This resulted in net benefit of $15.42 billion for the nation. 10.28 million MSMEs were provided assistance, resulting in an economic impact of $100.26 billion. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर पहुंचे, जहां वे कोल जनजाति महाकुंभ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सतना दौरे पर पहुंचे, जहां वे माता सबरी जयंती पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के काम, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर फिर सभी योजनाएं शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की अपील भी की। कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा
स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसलिए आए क्योंकि आतंक, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत करना था। गरीबों को भोजन मिल जाए, गरीब का इलाज हो जाए, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए पीएम मोदी आए, गृह मंत्री शाह आए। मुख्यमंत्री ने विंध्य क्षेत्र और कोल जनजाति के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। सतना पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सतना में नवनिर्मित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। यहां एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से इलाके के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई। इससे पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। अजीत द्विवेदी, टीडी न्यूज, सतना। राजस्थान में सिख समाज द्वारा आयोजित किसान संगत अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं और उसमें से भी 77 लाख किसान राजस्थान से हैं। जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरते हुए आगे कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान के लिए जमीन पर परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आप तक पहुंचते, और आज प्रधानमंत्री जी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 25,000 करोड़ रुपए, 2-2 रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, उसके खाते भर दिया जाता है। और अभी तक जो ये 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कायरो में रचा इतिहास। तो तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्यों लगा झटका? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन टेस्ट का कैसा रहा पहला दिन? ये सब और बहुत कुछ स्पोर्ट्स रैप में। मिस्र में आयोजित हुए निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने 3 कांस्य पदक भी हासिल किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन युवा निशानेबाज अनीश भानवाला ने कांस्य पदक हासिल किया। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता। भारत के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह और रुद्रांश पाटिल ने व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत को 2 स्वर्ण पदक मिश्रित टीम वर्ग में हासिल हुए। पारिवारिक कारणों के चलते सिडनी लौटे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भारत के विरुद्ध इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दिल्ली टेस्ट में मिली हार के चंद घंटों बाद कमिंस पारिवारिक कारणों के चलते ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 315 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने पहले 6 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की। पहले दिन 65 ओवर ही हो सके। जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच 294 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई। रूट 101 रन और हैरी ब्रुक 184 रन पर नाबाद हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने गेंदबाजी में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच के पहले दिन हासिल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बार्सिलोना को हराकर यूरोपा लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। मैन्यू ने बार्सिलोना को 2-1 से मात दी। पहला लेग दोनों टीमों के बीच 2-2 की बराबरी पर रहा था। इस तरह मैन्यू ने एग्रीगेट के आधार पर 4-2 से मैच को अपने नाम किया। यूवेंटस ने यूरोपा लीग के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। टीम ने यूरोपा लीग के नॉकआउट स्टेज के दूसरे लेग के मुकाबले में नांतेस को 3-0 से हरा दिया। इस तरह यूवेंटस ने 4-1 के एग्रीगेट के आधार पर जीत दर्ज की। यूवेंटस की जीत में एंजल डी मारिया ने अहम योगदान देते हुए हैट्रिक लगाई। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। रूस यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई और यूक्रेन के दर्जनों शहर तबाह हो गए हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग विस्थापन का दर्द झेलने को विवश हैं। युद्ध अभी भी जारी है और दोनों ओर से तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 फरवरी 2022 की सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों पर रूसी सेना ने आक्रमण कर दिया था। हमला होते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूक्रेन को नाटो देशों का साथ मिला और अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचानी शुरू कर दी। रूस को अलग थलग करने की तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बीच युद्ध 1 साल लंबा खिंच चुका है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन की जंग को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस 1 साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, न कोई जीता है न कोई हारा है, लेकिन इस जंग का असर सिर्फ इन 2 देशों ही नहीं बल्कि दुनिया भर पर पड़ा है और पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध का न सिर्फ देश पर असर पड़ा है, लेकिन किस तरह से लोगों पर भी इसका असर हुआ है। 27 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास प्रांत के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। हम जानते हैं कि 2014 से ही इन इलाकों पर रूसी समर्थित लोगों का कब्जा है। यूक्रेन के मैरियोपोल, डोनेस्क, खेरसॉ, लुहांस्क पर रूस कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद से रूस ने माइकोलाइव, साथ ही खार्किव पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन तमाम कब्जों पर से अपने देश के उन हिस्सों को आजाद कराया। यह दावा यूक्रेन का है। कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। रूस का दावा यूक्रेन के कई शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा करने का है। हालांकि यह पूरा 1 साल दोनों ही तरफ से दावों में निकला है। आइए एक नजर यह भी डालते हैं कि दुनिया पर कैसा असर पड़ा है इस युद्ध का 1 साल में। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। IMF ने अपने ग्लोबल GDP ग्रोथ के अनुमान में भी तब्दीली की है। साल 2023 में जहां IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि ये 3.2% होने का अनुमान लगाया था, इस अनुमान को बदला IMF ने। इस 1 साल का युद्ध का ही कारण ये रहा कि इसे 2.9% अब IMF ने कर दिया है। वहीं 2024 में ग्लोबल GDP ग्रोथ 3.4% होने का अनुमान IMF ने लगाया है। वैश्विक महंगाई आसमान छूने लगी है और अगर इसके आंकड़े को देखें तो OECD के मुताबिक 2023 के आखिर तक इसके 6.6% और 24 तक 5.1% तक कम होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया है। इसके ये वो असर हैं जो सप्लाई चेन को बाधित करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से क्रूड ऑयल और कमोडिटी, साथ ही साथ खाद्यान्न पर एक बड़ी मार पड़ी है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो $140 प्रति बैरल के करीब ये जा पहुंचा है।
ये 2008 के बाद से कच्चे तेल के दामों का ये सबसे बड़ी उछाल है। वहीं इसके साथ ही गैस के दामों से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम, निकल से लेकर सभी कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगे हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि युद्ध के चलते सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खाद्यान्न के दामों में बेहद इजाफा देखा गया है और जिसका असर तमाम देशों पर भी पड़ता देखा गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसका भी एक बड़ा असर रहा कि सप्लाई चेन बाधित हुई है। किसको किसका साथ मिला है? रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व को एक तरह से, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इस बटी दुनिया में देखें कौन किसकी तरफ। अभी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इसमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की एक तरह से कह सकते हैं कि घातक हथियार और मिसाइलें दे रहा है। ऐसे 31 देश हैं जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंचकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की युद्ध को 1 साल से पहले ही। और इस घटनाक्रम ने भी वैश्विक राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल पैदा की है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई अन्य देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। यानी ये वो देश हैं जो यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं बेलारूस खुलकर रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया है। तो विश्व किस तरह से इस पूरे युद्ध में रूस और यूक्रेन के खेमे में बटा दिखाई दिया। युद्ध के 1 साल पूरे होने के 2 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्रालय के नेता ने भी मॉस्को गए और पुतिन से मुलाकात की। तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी ताकत, शक्तियां जो कही जाती हैं वैश्विक, वो किस तरह से हर एक कदम पर रूस और यूक्रेन के बीच बटी भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस 1 साल के युद्ध के अंत की तरफ किस तरह से क्या सोचा जा रहा है या नहीं। युद्ध का आम नागरिकों पर क्या असर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा असर आम नागरिक पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान, मानवीय नुकसान इसमें देखा गया है। 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है और इन लोगों में 28 लाख लोग यूक्रेन से रूस गए। यूक्रेन ने 18 साल से 60 साल की उम्र के लोगों को यूक्रेन में ही रहने को कहा। युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद से यह निर्णय लिया गया है। इस हमले में यूक्रेन में 8006 आम लोगों की मृत्यु हुई है। 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और अब तक 487 बच्चों ने भी इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। 1.86 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं और पड़ोसी देशों में शरण ली है। इन पड़ोसी देशों में भी सबसे ज्यादा यूक्रेन से एक तरह से 50 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई रुकी है। इसी के साथ साथ पलायन होने वालों में सबसे ज्यादा पोलैंड गए हैं यहां से लोग, और पोलैंड में 96 लाख लोगों ने शरण ली है। हंगरी में करीब 22 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में भारत लगातार अपनी बात को रखता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ रहा है। भारत ने हमेशा से युद्ध को रोकने की बात कही है। युद्ध एक समाधान नहीं हो सकता, इसकी वकालत भारत करता रहा है। पीएम मोदी ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की हर मंच पर बात की। साथ ही कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत युद्ध के खत्म करने की कोशिश में एक सार्थक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भारत के संबंध रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ भी बेहतर है। ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ जाती है और भारत उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए लगातार इस बात को दोहराता रहा है तमाम मंचों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उम्मीद जताई है कि परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के पूर्ण विरोध पर भारत सीधे रूस से बातचीत करेगा। यह अंतिम बयान जो ब्लिंकन का आया है वो ये बताता है कि किस तरह से भारत की भूमिका को इस समय 1 साल पूरा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए, बातचीत के जरिए उन मसलों को सुलझाया जाए, क्योंकि नुकसान सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि विश्व का भी बहुत 1 साल में हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाई है, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच आज फिर सदन में मारपीट हुई। मेयर ने जैसे ही परिणाम की घोषणा करनी शुरू किया, वैसे ही सत्ता और विपक्षी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में आज फिर स्थायी समिति के लिए चुनाव हुआ। बुधवार की रात से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला अगले दिन सुबह तक पूरा नहीं हो सका था। रात भर हंगामा और हाथापाई के बाद कल सुबह सदन को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि उसके 10 से अधिक पार्षदों को चोट आई है और उनका मेडिकल हो रहा है। जिस तरह से चुनाव परिणामों को बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था, जिसमें 3 सदस्य भाजपा और 3 सदस्य आप के चुने गए। 1 सदस्य आपका हार गया। उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ छेड़छाड़ की गई। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई की मांग की है। जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ, महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो, या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज कोलकाता में उन्होंने शांति निकेतन आश्रम में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने ये भी बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार अगले 4-5 साल में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में से एक होगा। हमारा देश दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने हाल ही में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4-5 साल में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। और आइए अब खबरें बिजनेस की। भारत में घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोयला उत्पादन 2019-20 में 730 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 778 मिलियन टन हो गया है, जिसके साथ इसका उत्पादन 6.47% बढ़ गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है और देश में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 698 मिलियन टन उत्पादन के साथ
इसमें 16% की प्रभावशाली बढ़त दर्ज की गई है। इस दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 15% बढ़ने के साथ 478 मिलियन टन से 550 मिलियन टन हो गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक दूसरे संशोधन विनियम 2023 के अंतर्गत मोटे अनाज के लिए समग्र समूह मानक तय किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वक्तव्य में बताया कि ये मानक इस वर्ष 1 सितंबर से लागू होंगे। वर्तमान में केवल कुछ मोटे अनाज के निजी मानक जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी का मिश्रण किया जाता है। प्राधिकरण ने 15 किस्म के मोटे अनाज के समूह का समग्र मानक अब तय किया है, जिसमें स्वदेशी और वैश्विक बाजार में मोटे अनाज की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 गुणवत्ता मानदंड तय किए गए हैं। समूह का मानक कुट्टू, कोड़ो, कुटकी, कोराले और एडले पर लागू होगा। मुंबई दौरे के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राष्ट्रीय कृषि सलाहकार विपणन संघ यानी नेफेड को प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्याज खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने निर्णय भी ले लिया है। नाफेड और एक और संस्था दोनों को आदेश दे दिया कि वो अनियन खरीदना शुरू करेगा। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 141.87 अंक लुढ़क कर 59,463.93 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 45.45 अंक की गिरावट के साथ 17,465.80 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।